हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी अड्डा। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसको आप लोग पुरानी आईपीसी के नाम से जानते थे और अब वो भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, इसमें हम लोग प्री में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो भी कवर करेंगे, मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी पढ़ेंगे और इसको डिटेल में पूरा बेयर एक्ट की एक एक लाइन हम लोग इसमें समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, जब भी कोई बेयर एक्ट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसमें प्रियम्बल दिया होता है। तो बीएनएस में ये प्रियम्बल क्या कहता है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑफेंस एंड फॉर द मैटर कनेक्टेड देयर विद एंड इंसिडेंशियल देयर टू। मतलब ये एक ऐसा एक्ट है जो कि जितने भी प्रोविजंस हैं सबको सबसे पहले तो कंसोलिडेट करता है, फिर अमेंड करता है। अब देखिए, कंसोलिडेशन की क्या ज़रूरत पड़ी? इसलिए क्योंकि जो हम लोग आईपीसी पढ़ते थे उसमें जितने भी ऑफेंसेस थे सब डिफाइंड तो थे बट सब स्कैटर्ड फॉर्म में थे। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन हैं तो कहीं रेप के प्रोविजन जैसे कि 375 में दिए हैं तो कहीं 498A में दिया है। लेकिन हम लोग जो बीएनएस पढ़ेंगे उसमें जितने भी ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन हैं सब एक जगह कंसोलिडेट करके इन्हें सिस्टमाइज तरीके से रखा गया है। ठीक, अब देखिए, अमेंड क्यों यूज़ किया गया यहाँ पे? तो अमेंड का क्या मतलब है कि बहुत सारे ऐसे आईपीसी में अपने ऑफेंसेस हैं जो कि ऑब्सलीट हो चुके थे, जिनका कोई वैल्यू नहीं था, ठीक, या फिर वैल्यू उनकी कम हो गई थी। इसी वजह से ये एक अपडेटेड प्रोविजन बनाया गया है जिसमें बहुत सारे पनिशमेंट्स को भी हम लोग को बढ़ाया गया है कि पनिशमेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे शब्द किए गए कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजन रिलेटेड टू ऑफेंसेस। अब जैसे कि आईपीसी है वो ये डिफाइन करती है कि ऑफेंसेस क्या हैं, कैसे कैसे आप कोई ऑफेंस कमिट कर सकते हैं, तो ये ऑफेंसेस को डिफाइन करता है एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद एन इंसिडेंशियल देयर टू। ठीक है, अब आइए इसके बाद देखते हैं कि पार्लियामेंट ने इसको कब इनैक्ट किया। तो 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में किया। ठीक है, अब देखिए, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, दैट इज प्रिलिमिनरी। ठीक है, तो सबसेक्शन जो सेक्शन 1 है, सबसेक्शन 1 ये बताता है कि इस एक्ट को आप किस नाम से जानेंगे। ठीक है, ये एक्ट है उसका नाम क्या है और किस ईयर में ये एक्ट पास हुआ है। तो इस एक्ट का नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक, जैसे हर एक व्यक्ति होता है उसका कोई नाम होता है, वैसे ये एक्ट है उसका क्या नाम है वो सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 में बताया गया है। ठीक, अब चलिए सबसेक्शन 2 क्या बताता है। सबसेक्शन 2 ये बताता है कि कब से एनफोर्स किया जाएगा। ठीक है, कब से ये एनफोर्स में आएगा। ठीक, सो इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट मे बाय अपॉइंट फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ द संहिता। अब चलिए देखिए इसका क्या मतलब है। अभी तक इसका कोई डेट डिफाइंड नहीं है बट बाय 1 जुलाई से ये लागू होगा। ठीक, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि 1 जुलाई से इसको लागू किया जाएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं हम लोग सब सेक्शन 3 क्या बताता है। तो चलिए, सब सेक्शन 3 क्या बताता है? इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात होता है, सबसेक्शन 3 बताता है। ठीक, ये जो पहले इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ये सब लोग आईपीसी में सेक्शन 2, 3, 4 में पढ़ते थे, बट इसको कंसोलिडेट करके आईपीसी में सेक्शन 1 में ही कर दिया गया है ताकि आप लोग को याद करने में भी ईजी हो। ठीक, सो सबसेक्शन 3 ये बताता है एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिश। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया एवरी पर्सन मीन्स हर एक व्यक्ति, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो नॉन सिटीजन हो। ठीक, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिश अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट एंड ओमिशन। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक्ट के लिए आपको पनिश नहीं किया जाएगा, आपको ओमिशन के लिए भी पनिश किया जाएगा। ठीक, फॉर एवरी एक्ट ओमिशन contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India। अब चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं कि ये सबसेक्शन बता क्या रहा है। ये सबसेक्शन ये बता रहा है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो नॉन सिटीजन हो, ठीक, चाहे वो भारतीय का नागरिक हो चाहे वो भारतीय नागरिक नहीं हो, अगर कोई भी वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, कोई भी एक्ट कमिट कर रहा है या फिर कोई ओमिशन मतलब जो उसकी ड्यूटी है उसने वो काम नहीं किया। ठीक, कोई भी एक्ट कमिट कर रहा है या फिर कोई ओमिशन कमिट कर रहा है जो कि ऑफेंस है, जो कि पनिशमेंट अंडर इंडिया है, तो वो लाइबल होगा किसमें? अंडर सेक्शन 1 सब सेक्शन 3। ठीक है,
सबसेक्शन 3 क्या बताता है? इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बताता है। इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मतलब हर एक व्यक्ति जो कि इंडिया में ऑफेंस कमिट करेगा वो लाइबल होगा। ठीक है, अब आइए सबसेक्शन 4 क्या बताता है? सबसेक्शन 4 बताता है एनी पर्सन बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड ऑन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इन इंडिया शैल बी डील विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता। ठीक है, अब चलिए इसमें क्या है? एनी पर्सन लाइबल मतलब हर एक व्यक्ति अगर वो एक्ट या फिर अगर वो ऑफेंस इंडिया में कमिट करता। ठीक, चलिए पहले हम ये समझते हैं कि सब सेक्शन 4 कहना क्या चाहता है आसान भाषाओं में। ठीक है, तो सब सेक्शन 4 ये कह रहा है कि हर एक व्यक्ति अगर वो ऐसा एक्ट करता इंडिया में जिसके लिए वो पनिशेबल होता, और अगर वही सेम एक्ट अगर वो बाहर जाके कर रहा है, आउट ऑफ कंट्री जाके वो कर रहा है, तब भी वो वैसे ही लाइबल होगा जैसे वो इंडिया में लाइबल होता। ठीक है, वो बच नहीं पाएगा कि नहीं मैंने ये एक्ट तो वहाँ किया था, यहाँ पे तो पनिशेबल ही नहीं है। नहीं, वो ये कह के बच नहीं पाएगा। मान लीजिए जैसे कि बाइगैमी इंडिया में ऑफेंस है। ठीक, आप बाइगैमी यहाँ पे कमिट नहीं कर सकते, अगर आप करते हो तो आप पनिशेबल होगे। तो अगर आप इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है, अगर आप इंडिया के सिटीजन हो और आप वैसे ही सेम ऑफेंस आप वही बाहर जाके कमिट कर रहे हो, अगर आप बाहर किसी कंट्री में जाके बाइगैमी कमिट कर रहे हो तो ऐसे ही आपको पनिश किया जाएगा जैसे आपको इंडिया में पनिश किया जा सकता है। ठीक है, भले बाइगैमी जो दूसरी कंट्री है उसमें ऑफेंस हो या ना हो वो इररेलेवेंट है, बट अगर आप कोई भी एक्ट बाहर जाके ऐसा काम कर रहे हो जो कि इंडिया में पनिशेबल है, और अगर आप बाहर जाके वो एक्ट कमिट कर रहे हो तो आप उस एक्ट के लिए भी लाइबल होगे। ठीक, अब आइए देखते हैं सेक्शन 5 सब सेक्शन 5। ठीक है, सब सेक्शन 5 क्या बताता है? सब सेक्शन 5 ये बताता है कि द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई टू ऑफेंस कमिटेड। अब देखिए ये किस पे अप्लाई होता है। ठीक, ये जो लाइन हम लोगों ने पढ़ी है इसका मतलब है कि जो प्रोविजन ऑफ दिस संहिता है ये किस पे अप्लाई होती है। ठीक, तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे वो अगर वो ऑफेंस कर रहा है, चाहे वो इंडिया में कर रहा है, चाहे वो इंडिया के बाहर कर रहा है, अगर वो सिटीजन है इंडिया का तो उस पर बीएनएस का प्रोविजन लागू होगा। ठीक है, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। ठीक, हर एक व्यक्ति एनी पर्सन, ठीक है, चाहे वो सिटीजन हो नॉन सिटीजन हो। देखिए यहाँ पे एनी सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब जो प्रोविजन ए है, जो सबसेक्शन 5 का क्लॉज ए है वो सिटीजन पे लाई होता है। ठीक है, वो सिटीजन पे अप्लाई होता है, बट जो इसका क्लॉज बी है वो सिटीजन नॉन सिटीजन इररेलेवेंट है, वो हर एक व्यक्ति पे अप्लाई होता है। ठीक, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट, कोई भी व्यक्ति अगर कोई ऑफेंस करता है कहाँ पे, शिप पे या फिर एयरक्राफ्ट के, कहाँ पे, जो कि रजिस्टर्ड इन इंडिया हो। ठीक है, अगर ऐसी जगह पे कोई भी व्यक्ति ऑफेंस कमिट कर रहा है तो वो पनिशमेंट के लिए लाइबल होगा। ठीक, अब देखिए तीसरा, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग द कंप्यूटर रिसोर्स। ठीक है, कोई फिर भी देखिए यहाँ पे जो शब्द यूज किए एनी पर्सन, ठीक, मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। ठीक, चाहे मतलब जो कि इंडिया के बाहर हो। ठीक है, और वो टारगेट कर रहा है किसको, अपने देश के कंप्यूटर रिसोर्सेज को, तो ऐसे सिचुएशन में वो व्यक्ति भी लाइबल होगा। समझ गए? आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए ठीक है, अब देखिए ये इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन एज यूजुअल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें प्री से भी क्वेश्चंस आते हैं, मेंस के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन और इसको अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। ए हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक, ए जो कि भारतीय का नागरिक है, कमिट अ मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया। ठीक है भाई, ये ए जो व्यक्ति हैं वो बाहर जाते हैं और मर्डर कमिट करते हैं। ठीक, ही कैन बी ट्राइड, अब देखिए क्या बता रहा है इसमें कि ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड फॉर मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। अब देखिए इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है प्री में भी, जैसे कि मान लीजिए ए एक बंदा है, ठीक है, वो कहीं जाके चाहे नेपाल में या फिर चाइना में कहीं जाके मर्डर कमिट कर रहा है और फिर वो यहाँ पे बॉम्बे में आके पकड़ा जा रहा है,
तो जहाँ जहाँ पे भी वो पकड़ा जा रहा है वो वहीं पे उसको पुलिस पकड़ लेगी और वहीं पे उसका ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बताती है ये इलस्ट्रेशन? ये बताता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में, जो अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा था कि आप इंडिया के सिटीजन हो, ठीक, और आप अगर बाहर जाके कोई ऑफेंस कमिट कर रहे हो तो आप वैसे ही लायबल होगे जैसे आपने वो ऑफेंस इंडिया में कमिट किया है, आप बच नहीं सकते। ठीक है, अब आइए सबसेक्शन 6 क्या बताता है? नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिसर्शन ऑफ ऑफिसर, सोल्जर्स, सेलर्स, आर्म मैन इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। ठीक, तो ये सबसेक्शन ये बता रहा है कि जो संहिता है उसका प्रोविजन किसको किसको अफेक्ट नहीं करेगा। मान लीजिए अगर कहीं पे स्पेशल लॉ है या फिर कहीं अब पे लोकल लॉ है तो ये जो संहिता है ये उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, सो आई होप आपको प्रियम्बल और सेक्शन 1 अच्छे से समझ में आ गया हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 2 दैट इज डेफिनेशन क्लॉज अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।